1967 में इजराइल ने एक ऐसा युद्ध लड़ा जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। चारों ओर से दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद उसने इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक और लेबनान जैसे 5 देशों को मात्र 6 दिनों में हरा दिया। जब दुश्मन देश युद्ध की तैयारी ही कर रहे थे, उसी समय इजराइल ने अचानक से अटैक किया और अपनी जीत पक्की कर ली। इसके 4 साल बाद 1971 में पाकिस्तान ने भी इसी रणनीति का इस्तेमाल करने की कोशिश किया। 3 दिसंबर की रात उसने भारत में ऑपरेशन चंगेज खान के तहत चौंकाने वाली योजना बनाई। अंबाला, आगरा, जयपुर जैसे 11 भारतीय एयरबेसेस पर बमबारी करते हुए उसने सोचा कि वो भारत को घुटनों पे ले आएगा। लेकिन हमेशा की तरह कैच पकड़ के छोड़ने में माहिर पाकिस्तानियों ने इस बार अपना आधा देश ही गंवा दिया। लेकिन 1971 की वॉर पाकिस्तान की उस क्रूर मानसिकता का प्रतीक है जो उसने ईस्ट पाकिस्तान में लाखों निर्दोष बंगालियों का कत्लेआम और 5 लाख से ज्यादा महिलाओं से रेप करके किया। आज बांग्लादेश पाकिस्तान को अपना दोस्त और भारत को अपना दुश्मन समझने की भूल कर रहा है। ये वीडियो हर उस बांग्लादेशी के लिए है जिसने आज से 50 साल पहले ही हुए अपने साथ क्रूरता को पूरी तरह भुला दिया है। लेकिन हमारी मेहनत और रिसर्च को अप्रिशिएट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। The Indian Army is in Bangladesh. कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। हिंदुस्तानी हवाई फौज ने नाक में दम कर दिया है। 1947 में भारत से अलग होने के साथ ही पाकिस्तान ने उर्दू को अपनी नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया। लेकिन पाकिस्तान 2 हिस्सों में था, एक वेस्ट और एक ईस्ट पाकिस्तान। ये दोनों ही पार्ट एक दूसरे से काफी अलग थे, जहां वेस्ट में उर्दू बोली जाती थी और ईस्ट में बंगाली। वेस्ट में महिलाएं बुर्का पहनती थीं तो ईस्ट में साड़ियां। पाकिस्तान पूरी तरह से ईस्ट पाकिस्तान पे उर्दू लैंग्वेज थोपने की कोशिश कर रहा था, फिर चाहे वो एजुकेशन हो, मीडिया या फिर करेंसी में। बांग्लादेशी अपने कल्चर और लैंग्वेज को खत्म होते देख ज्यादा दिन चुप नहीं बैठ पाए और आज़ादी के 5 साल बाद ही 1952 से ईस्ट पाकिस्तान में लैंग्वेज मूवमेंट की शुरुआत हो गई। ये भेदभाव सिर्फ कल्चर तक ही सीमित नहीं था। वेस्ट पाकिस्तानी ईस्ट पाकिस्तानियों को नीचा समझते थे और पूरा पावर अपने ही हाथ में रखते थे। जहां ईस्ट पाकिस्तान के पास ज्यादा रिसोर्सेज थे और उसी के बल पे वो जूट और लेदर के एक्सपोर्ट करके वेस्ट पाकिस्तान से ज्यादा एक्सपोर्ट करता था। साथ ही ईस्ट पाकिस्तान की आबादी भी 55% थी। इसके बावजूद भी बजट का 60% हिस्सा वेस्ट पाकिस्तान पे ही खर्च होता था और जब ईस्ट पाकिस्तान के लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते तो उनकी आवाजें दबा दी जाती। ईस्ट पाकिस्तान को इकोनॉमिकली और सोशली दबाया जा रहा था। लेकिन इसी भेदभाव के बीच ईस्ट पाकिस्तान में एक नेता उठता है, बंग बंधु शेख मुजिबुर रहमान, जिन्होंने 1966 में एक 6 पॉइंट प्रोग्राम लाया जिसमें वेस्ट के जैसे ही ईस्ट को भी सेम पावर शेयर करने की बात की गई। लेकिन पाकिस्तानियों को यह बात जचती नहीं है और उन्होंने मुजिबुर रहमान को अलगाववादी बोल के जेल में डाल दिया। लेकिन हर स्तर पर शोषण इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लोगों ने सड़क पे आके आंदोलन करना शुरू कर दिया। 1969 तक पूरे ईस्ट पाकिस्तान में मुजिबुर रहमान को छोड़ने का आंदोलन शुरू हो गया। घबराए पाकिस्तानियों ने उन्हें 22 फरवरी 1969 को अनकंडीशनली छोड़ दिया और इसी बीच 1970 के नवंबर में ईस्ट पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया जिसमें करीब 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन वेस्ट की सरकार ने ईस्ट के लिए कोई भी स्टेप नहीं लिया और ये एक डिसाइडिंग मोमेंट हो गया। लोग समझ गए कि हमारी सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करने वाली है और अगले ही महीने दिसंबर 1970 में पाकिस्तान का आम चुनाव होता है जिसने बंटवारे की नींव डाल दिया। पाकिस्तान में उस समय राष्ट्रपति शासन था। वहां की संसद यानी नेशनल असेंबली में कुल 313 सीटें थी। इनमें पूर्वी पाकिस्तान यानी अभी के बांग्लादेश के पास 169 और पश्चिमी यानी कि प्रेजेंट पाकिस्तान के पास 144 सीटें थी और सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 157 था। यानी जनसंख्या और सीटों में ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान पे हावी था। ऐसे हालात में जब चुनाव होता है तो शेख मुजिबुर रहमान की आवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में 169 में से 167 सीटें जीत ली, जबकि पूरे पाकिस्तान में सरकार बनाने के लिए सिर्फ 157 सीट ही चाहिए थी। पश्चिमी पाकिस्तान के नेता कभी नहीं चाहते थे कि बंगाली उनके ऊपर राज करे, इसीलिए पाकिस्तान के आर्मी डिक्टेटर जनरल याहया खान ने शेख मुजिबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनाने से इनकार कर दिया। मुजिबुर रहमान ये बात अच्छे से समझ चुके थे कि वेस्ट पाकिस्तान कभी भी उनको सत्ता में नहीं आने देगा और उनके पास एकमात्र विकल्प बचा कि ईस्ट पाकिस्तान को एक अलग देश बनाया जाए। 7 मार्च 1971 को मुजिबुर रहमान ने ढाका के रेस कोर्स में एक ऐतिहासिक भाषण दिया जिसने एक नए बांग्लादेश का आंदोलन खड़ा कर दिया। बांग्लार मानुष मुक्ति चाहे, बांग्लार मानुष बाँचते चाहे,
বাংলার মানুষ তারা আজ তার অধিকার চায়। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को आजाद घोषित कर दिया और देश को बांग्लादेश का नाम दिया और साथ ही भारत से भी मदद मांगी। ये आंदोलन पूरे ईस्ट पाकिस्तान में फैल रहा था, जिसे दबाने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने लोगों को मारना शुरू कर दिया। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान ने अपने पूर्वी हिस्से में बढ़ते विद्रोह को देखते हुए ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। इसकी जिम्मेदारी जनरल टिक्का खान को दी गई और इस ऑपरेशन के पहले दिन में ही पाकिस्तान सेना ने बांग्लादेश का झंडा उठाए सभी लोगों को मार दिया और रातों रात ढाका यूनिवर्सिटी में घुस के स्टूडेंट्स को मारना शुरू किया और घर घर से महिलाओं को निकाल के पाकिस्तान आर्मी ने ले जाकर रेप करना शुरू किया। द गार्डियन में दिए एक इंटरव्यू में एक रेप विक्टिम बताती हैं कि उनको हफ्तों तक पेड़ से बांध कर रखते थे और दिन भर पाकिस्तान आर्मी उनका आकर रेप करती थी। इसके पीछे पाकिस्तान की सोच थी कि वहां की महिलाओं का रेप करके पाकिस्तानी बच्चे पैदा करो ताकि वो आगे जाके विद्रोह ही ना करें। ऑफिशियली 4 लाख से ज्यादा महिलाओं का रेप हुआ इन दिनों में। आज बांग्लादेश पाकिस्तान से अपनी नजदीकी बढ़ा रहा है। उसको अपना 50 साल पुराना इतिहास जाके जरूर पढ़ना चाहिए कि इन पाकिस्तानियों ने उनका क्या हाल किया था। उसी समय एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी ईस्ट पाकिस्तान में ही था, जिसने इस इंसिडेंट के बाद 13 जून 1970 को द संडे टाइम्स में जब इसके बारे में बताया तो पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। न्यूयॉर्क टाइम्स को 1972 में दिए अपने इंटरव्यू में मुजीबुर रहमान बताते हैं कि पाकिस्तान आर्मी उनको मारना चाहती थी और इल्जाम बंगाली लोगों पे ही लगा देना चाहती थी, लेकिन रहमान ने खुद को घर में बंद कर लिया और मजबूर होकर पाकिस्तान आर्मी को उनको 25 अप्रैल 1971 को गिरफ्तार करना पड़ा। इधर भारत में उन दिनों लोकसभा चुनाव हो रहा था, जिसमें इंदिरा गांधी दोबारा इलेक्शन लड़ रही थी और इस इलेक्शन में वो प्रचंड बहुमत के साथ 325 सीटें जीत के आती हैं। लेकिन इस ईस्ट पाकिस्तान में बढ़ते विद्रोह की आंच भारत तक आने लगी थी अब, क्योंकि विद्रोह से बचने के लिए बांग्लादेशियों ने भारत में शरण लेना शुरू कर दिया और लाखों की संख्या में लोग बंगाल और त्रिपुरा के बॉर्डर पे बैठे हुए थे। अप्रैल के पहले ही हफ्ते में 10 लाख से ज्यादा लोग असम और पश्चिम बंगाल में शरण मांगने के लिए खड़े थे। 27 अप्रैल 1971 को शरणार्थी शिविरों का दौरा करने के बाद इंदिरा गांधी ने सुबह 10 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, जिसमें उन्होंने सेना अध्यक्ष सैम मैनिकशॉ को भी बुलाया। इंदिरा गांधी चाहती थी कि भारत अब ईस्ट पाकिस्तान में जाके स्थिति संभाल ले, लेकिन सैम मैनिकशॉ ने कहा कि अगर हम इस समय युद्ध लड़ते हैं तो हम हार जाएंगे, जिसके पीछे उन्होंने 3 वजहें बताई। सबसे पहले आर्मी उस समय इतने बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं थी, जिसके तैयारी में कुछ महीनों की जरूरत थी। दूसरा, सैम मैनिकशॉ ने बताया कि हिमालय के पास बॉर्डर अभी भी खुले हुए हैं और चाइना हमारे ऊपर फिर अटैक कर सकता है, जिस वजह से हमें दोनों जगह पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और तीसरा, सैम ने बताया कि जब हम युद्ध लड़ रहे होंगे तो उस समय पूर्वी पाकिस्तान में मानसून सीजन होगा, जिस वजह से भारी बाढ़ आएगी और सैनिकों को अपना ऑपरेशन करना मुश्किल होगा। सैम मैनिकशॉ ने कहा कि अगर हम जून में लड़ाई लड़ते हैं तो हम हार जाएंगे, इसीलिए हमें लड़ाई नवंबर में लड़नी चाहिए, जिसमें हम श्योर जीत जाएंगे। और इतना सुनते ही इंदिरा गांधी ने इस वॉर की पूरी कमांड सैम मैनिकशॉ के हाथ में दे दी। जंग जीतना ताकत से ज्यादा कूटनीति का विषय है। उन दिनों मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद ईस्ट पाकिस्तान में एक नया आंदोलन शुरू हो गया, जिसके तहत मुक्ति बाहिनी नाम का एक आंदोलन समूह बनाया गया, जो कि पाकिस्तान आर्मी से सीधा लोहा ले रही थी। 1 मई 1971 को जनरल मैनिकशॉ ने ऑपरेशन जैकपॉट के तहत मुक्ति बाहिनी सेना को ट्रेनिंग देना शुरू किया। इसमें मुक्ति बाहिनी सेना को 6 से 12 हफ्ते की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें हथियार चलाना, विस्फोटक बनाना और गोरिल्ला स्ट्रेटजी सिखाई गई। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के सीनियर ऑफिसर्स ने मुक्ति बाहिनी सेना को ट्रेनिंग दिया। इसमें 83,000 से अधिक फ्रीडम फाइटर्स ने इस ट्रेनिंग को पूरा किया और 1972 के जून से ही मुक्ति बाहिनी सेना ने पाकिस्तान आर्मी को कमजोर करना शुरू कर दिया। ऑपरेशन जैकपॉट के तहत 15 अगस्त 1971 की रात को मुक्ति बाहिनी सेना ने अटैक करके ईस्ट पाकिस्तान के 6 आर्मी शिप्स को मार दिया। भारत के बढ़ते प्रभाव से पाकिस्तानी सेना कमजोर पड़ने लगी थी और पाकिस्तान को यह समझ आने लगा कि जल्द ही भारतीय सेना ईस्ट पाकिस्तान में एंटर कर जाएगी और हाथ से सारी बातें निकल जाएंगी अब पाकिस्तान की। इस युद्ध में भारत का सबसे बड़ा शस्त्र था INS विक्रांत, जो मूल रूप से भारत ने ब्रिटेन से खरीदा था। असल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूज करने के लिए INS विक्रांत को बनाया गया था, लेकिन युद्ध के दौरान इसका इस्तेमाल नहीं हो सका और भारत ने 1957 में 216 करोड़ में INS विक्रांत को खरीद लिया। ईस्ट पाकिस्तान के इस युद्ध के दौरान INS विक्रांत को बंगाल की खाड़ी में तैनात किया गया। INS विक्रांत पे लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर आसानी से तैनात किए जा सकते थे। इसका मुख्य उद्देश्य पूर्वी पाकिस्तान को समुद्री मार्ग से घेरना था और साथ ही ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के लिंक को भी तोड़ना था। INS विक्रांत अकेले ही इस युद्ध को अंजाम तक ला सकता था, इसीलिए पाकिस्तान ने अपना सबसे बड़ा हथियार PNS गाजी का इस्तेमाल किया। PNS गाजी को मूल रूप से 1945 में अमेरिकी नौसेना ने बनाया था, जिसको 1963 में पाकिस्तान को लीज पे दिया गया था और उस समय एशिया में इतनी मजबूत पनडुब्बी नहीं हुआ करती थी।
13 नवंबर 1972 को पाकिस्तानी पनडुब्बी पीएनएस गाजी के कप्तान मोहम्मद जफर खां को एक लिफाफा दिया गया। उसमें ऑर्डर था कि बांग्लादेश की रक्षा के लिए उनको आईएनएस विक्रांत को खत्म करना है। लेकिन उसी बीच आईएनएस विक्रांत के बॉयलर में क्रैक आ गया। विक्रांत को मरम्मत के लिए चेन्नई पोर्ट पे खड़ा किया गया। असल में भारत को खबर लग गई थी कि पाकिस्तान ने पीएनएस गाजी को भेजा है आईएनएस विक्रांत को खत्म करने के लिए, इसलिए उसे चेन्नई पोर्ट से थोड़ा अलग रख के छुपा दिया गया। और पीएनएस गाजी को अगर कोई खत्म कर सकता था तो वो था आईएनएस राजपूत, जिसके इंजन में थोड़ी गड़बड़ी आ गई थी, जिस वजह से उसे विशाखापट्टनम के पोर्ट पे खड़ा किया गया था। और भारत ने यहाँ पूरा दिमाग लगाते हुए पाकिस्तान को बेवकूफ बनाया। असल में भारत ने आईएनएस विक्रांत पे तैनात जितने भी अफसर थे उनसे कहा कि आप अपने घरों पे फोन करिए और कहिए कि हम विशाखापट्टनम आईएनएस विक्रांत से आ रहे हैं। ये खबर भारत पाकिस्तान के जासूसों तक पहुंचाना चाहता था और 1 दिसंबर की रात 11:15 बजे गाजी विशाखापट्टनम पोर्ट पे पहुंच गया। लेकिन वो आगे नहीं जा सकता था क्योंकि आगे पानी कम था और गाजी ने डिसाइड किया कि वो वहीं से हमला करेगा। 3 दिसंबर 1971 की सुबह जब विक्रांत को डूबने का समय था तो अचानक से पीएनएस गाजी के इंजन रूम में पॉइजन गैसेस रिलीज होने लगी और पीएनएस गाजी को अगर बचाना था तो उसको पानी के ऊपर लाना था। शाम को अंधेरा होने के बाद गाजी को ताजी हवा के लिए सतह से थोड़ा ऊपर लाया गया और वहीं पे आईएनएस राजपूत ने इनको ट्रैक कर लिया और रात में 12:15 बजे आईएनएस राजपूत ने डेप्थ चार्जर का यूज करते हुए गाजी के संभावित स्थान पे हमला करना शुरू किया। कुछ ही देर में एक बड़ा धमाका होता है जिसकी आवाज विशाखापट्टनम पोर्ट तक पहुंचती है। असल में पीएनएस गाजी समुद्र में अंदर तक डूब चुका था। ये खबर लगते ही पाकिस्तान पूरी तरह टूट गया और उसने आनन फानन में बड़े स्टेप लेने शुरू किए। पाकिस्तान भारतीय वायुसेना को कमजोर करना चाहता था, इसीलिए उसने 3 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च किया, जिसके तहत भारत के 11 एयर बेसिस को डायरेक्ट टारगेट किया गया, जिसमें जयपुर, अंबाला और आगरा जैसे कई एयर बेसिस पे बॉम्ब गिराए गए। इसके तहत पाकिस्तान भारत का ईस्ट साइड से ध्यान हटाना चाहता था और 4 दिसंबर की रात को पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान के तहत भारत को पश्चिमी मोर्चे पर चुनौती देना शुरू किया। 4 दिसंबर की रात को पाकिस्तान की 51वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड ने तारिक मीर के नेतृत्व में भारत पे हमला करना शुरू किया। पाकिस्तान के साथ लगभग 50 टैंक और 2000 सैनिक भारत के लोंगेवाला चौकी पे हमला करना शुरू करते हैं। उस समय लोंगेवाला चौकी पे सिर्फ 120 सैनिक ही थे, जिसका फायदा पाकिस्तान उठाना चाहता था, लेकिन वहीं पे मेजर चांदपुरी भारत का नेतृत्व कर रहे थे। पाकिस्तान लोंगेवाला को कैप्चर करके रामगढ़ और फिर जैसलमेर एयरबेस तक कब्जा करना चाहता था, लेकिन मेजर चांदपुरी ने पूरी रात पाकिस्तान आर्मी को 120 सैनिकों के साथ ही लोंगेवाला से दूर रोके रखा। भारतीय सैनिकों ने माइंस का इस्तेमाल किया, जिससे कई टैंकर फट गए और पाकिस्तानी सेना का काफिला रुक गया। पाकिस्तान को लगा कि भारत ने हर जगह माइंस बिछा के रखे हैं, जिससे पाकिस्तानी सेना का मनोबल टूटने लगा। ना ही वे भारतीय सेना से युद्ध कर पा रहे थे और ना ही वो भारतीय सेना को जीत पा रहे थे। 120 सैनिकों ने हर एक गोली और हथियार का बहुत सोच समझ के इस्तेमाल किया। सैनिकों ने अपनी पोजीशन बदल बदल के दुश्मन पे हमला किया ताकि पाकिस्तानी सेना को भारत के बल का अंदाजा ही नहीं लग सका कि कितने सैनिक वहां खड़े हैं। असल में उस जमाने में रात में फाइटर जेट्स हमला नहीं कर सकते थे, इसीलिए चांदपुरी को पता था कि उन्हें 120 सैनिकों के साथ ही रात भर पाकिस्तानी सेना को संभाले रखना है। और रात भर पाकिस्तानी सेना असमंजस में रह गई। सैनिकों का मनोबल टूटने लगा क्योंकि ना ही वो चौकी पे कब्जा कर पाए थे और ना ही वो भारतीय सैनिकों से लड़ पा रहे थे। सुबह होते ही भारतीय वायुसेना ने जैसलमेर एयरबेस से हंटर फाइटर जेट्स भेजे और वायुसेना ने पाकिस्तानी टैंकों और वाहनों पर सटीक बमबारी किया और 36 से ज्यादा टैंकर्स नष्ट कर दिए। जितने पाकिस्तानी सैनिक बचे वो अपनी जान बचा के पाकिस्तान में भागने लगे। पाकिस्तान समझ चुका था कि वो ये जंग हार रहा है और पाकिस्तान की मदद के लिए अब यूएस सामने आ गया। एक के बाद एक मोर्चे पर पाकिस्तान मात खा रहा था। युद्ध में अपने दोस्त पाकिस्तान को हारता देख अमेरिका ने अपने युद्धक विमानों से लैस अपना 7वां बेड़ा पाकिस्तान की तरफ भेजा, क्योंकि उसने कहा ढाका में कई अमेरिकी फंसे हुए हैं। अमेरिकी बेड़ों में ढेरों मिसाइल्स और परमाणु भी तैनात थे और अमेरिका की मदद के लिए ब्रिटेन ने भी अपना विमान वाहक पोत HMS ईगल को भी अरेबियन सी में भेज दिया। अब भारत की टेंशन बढ़ने लगी थी क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन दोनों अपने बड़े बड़े युद्ध वाहन लेके पानी में आ रहे थे और परेशान भारत ने सोवियत संघ से यहाँ मदद मांगी। जवाब में सोवियत संघ ने 13 दिसंबर को ही अपने 10वें बैटल ग्रुप को बंगाल की खाड़ी की तरफ भेज दिया। अमेरिका और ब्रिटेन के फ्लीट्स के पहुंचने से पहले ही रूस पहुंच चुका था। रूस ने पूरा इंडियन ओशन कवर कर दिया। साथ ही रूस ने ब्रिटेन का भेजा हुआ एक संदेश भी पकड़ा जिसमें कहा गया कि हमें काफी देर हो चुकी है। यहाँ पहले से ही रूस की परमाणु पनडुब्बियां और कई सारे युद्धपोत तैनात है, जिस वजह से अमेरिका और ब्रिटेन भारत से नहीं लड़ पाएगा। रूस को देख के अमेरिका और ब्रिटेन कुछ नहीं कर सके और एक के बाद एक मोर्चे पे पाकिस्तान मात खाता जा रहा था।
भारत को रोकने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन की मदद से यूएन में अपील भी किया। पाकिस्तान ने कहा कि यूएन भारत से कहे कि भारत सीज फायर कर दे। By indulging in sabotage of food ships, India is trying to create conditions of famine for 75 million people of East Pakistan. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक आयोजित की गई। वहां यूएस, चाइना और ब्रिटेन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। वहीं सोवियत यूनियन यानी कि रूस भारत के सपोर्ट में था। और इसी बीच ब्रिटेन और फ्रांस ने सबसे पहले बांग्लादेश को नए देश का दर्जा दे दिया और पाकिस्तान बौखला गया। 12 दिसंबर आते आते पाकिस्तान को लगने लगा कि अब वो युद्ध हार चुका है। उस समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो भारत पर सीज फायर का दबाव की रणनीति बनाने न्यूयॉर्क जाते थे। इधर पाकिस्तान के अटैक के बाद ऑफिशियली इंडियन आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, जहां उसका टारगेट पाकिस्तान आर्मी को खत्म करना था। लेकिन मेघना नदी पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना के सामने सबसे बड़ा ब्लॉकेज बन रही थी और पाकिस्तानी सेना ने मेघना नदी पर बने कई सारे पुलों को नष्ट कर दिया ताकि भारतीय सेना उसे पार ही न कर पाए। लेकिन भारत ने भी जवाबी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए मेघना नदी के पार अपने सारे सैनिकों को पहुंचाया। हेलीकॉप्टर से सीधे सैनिकों को नदी के दूसरी तरफ उतारा गया, जिससे भारतीय सेना को ढाका तक पहुंचने का सीधा रास्ता मिल गया। ये उस समय के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर अभियानों में से एक था और ईस्ट पाकिस्तान में भारतीय सेना की मदद के लिए मुक्ति वाहिनी फौज खड़ी थी, जिसने जगह जगह भारतीय सेना की मदद किया पाकिस्तान आर्मी को ढूंढने में और उनको मारने में भी। भारतीय सेना ने ढाका के चारों ओर से दबाव बनाया और पाकिस्तानी सेना को घेर लिया। असल में भारत युद्ध लड़ने से ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा था ताकि उनके सैनिक खुद ही हार मान जाए। इसीलिए भारतीय सेना ने ढाका के ऊपर हेलीकॉप्टर से पर्चे भी गिराए, जिसमें पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण के लिए विवश करने की कोशिश की गई। 12 दिसंबर आते आते पाकिस्तान को लगने लगा कि उनकी हार अब निश्चित है। उस समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो भारत पर सीज फायर का दबाव बनाने की रणनीति के लिए न्यूयॉर्क जाते हैं। अमेरिका एक सीज फायर का प्रपोजल लाता है। प्रपोजल बनाने में 4 दिन लग जाते हैं और 16 दिसंबर 1971 को जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी बात रख रहे होते हैं। 16 दिसंबर को न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भुट्टो की आंखों में आंसू थे। वे अपनी भारी आंखों से सुरक्षा परिषद से कह रहे थे कि मैं आपसे न्याय मांगने आया हूँ। भुट्टो ने कहा कि सुरक्षा परिषद में मेरे देश को इंसाफ नहीं दिया जा रहा है, मैं यहाँ आया हूँ और मुझे टालमटोल किया जा रहा है। इस बीच भुट्टो के साथ बैठे पाकिस्तान के यूएन प्रतिनिधि आगा शाह को एक पाकिस्तानी अफसर कान में कुछ आके कहता है और भुट्टो अपना माइक बंद कर देते हैं। भुट्टो को पता चल गया कि पाकिस्तानी सेना ने ईस्ट पाकिस्तान में समर्पण कर दिया है। इसके बाद भुट्टो के सुर पूरी तरह बदल जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं सुरक्षा परिषद में अपना क्यों समय बर्बाद करूं, मैं अपने देश के एक हिस्से के अपमानजनक आत्मसमर्पण में भागीदार नहीं बनूंगा और हम लड़ेंगे। इसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो प्रपोजल लेटर को काउंसिल के सामने ही फाड़ के फेंक देते हैं और गुस्से में कुर्सी पीछे ढकेलते हुए मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने ढाका पे पूरी तरह कब्जा कर लिया था और पाकिस्तानी सेना के जनरल AK नियाजी ने ढाका के रेसकोर्स मैदान में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया। ये आज तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सरेंडर था, जहां भारतीय सेना ने कूटनीति का ज्यादा इस्तेमाल किया और युद्ध के मैदान में कम लड़ाई किया। भारत ने पाकिस्तान पे मनोवैज्ञानिक दबाव ज्यादा बनाया और जहां जरूरत पड़ी वहां पे युद्ध भी लड़ा और पूरी तरह से पाकिस्तान को उखाड़ फेंका ईस्ट पाकिस्तान से। और जहां पाकिस्तान मुजीबुर रहमान की फांसी की तैयारी कर रहा था, वहीं उसको रहमान को छोड़ना पड़ता है और 12 जनवरी 1972 को मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं।